दोस्तों, जो काम हम सब ने 94-95 में शुरू किया था, जब डीपीपी शुरू हुआ था, उस समय ऐसी सोच बनी कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम इस स्थिति में नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम को अच्छी तरह से प्लान किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके और इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डेवलप सच ए कंप्यूटराइज्ड educational management information system initially for the primary level of education, with school as the unit of data collection and district as the unit of data dissemination. ये बात 1994-95 की है और इस तरह का कंप्यूटराइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन तैयार करने की जिम्मेवारी नीपा को दी गई थी। अब न्यूपा हो गया है, अब न्यूपा हो गया है और न्यूपा ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और यूनिसेफ के साथ में हाथ मिलाया और यूनिसेफ हमारी मदद शुरुआत से ही 1994-95 से ही कर रहा है टूवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों, 1994-95 में प्रोफेसर वाईपी अग्रवाल साहब ने डाइस को डाइस का नाम दिया। आप लोग जो पुराने साथी हैं शायद ये जानते होंगे। इंसिडेंटली आज 22 नवंबर है और आज ही के दिन 2002 में प्रोफेसर अग्रवाल साहब का देहांत हुआ था। अगर हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जिन्होंने डाइस को डाइस का नाम दिया, तो हम सब मिलकर डाइस की गुणवत्ता, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, शेयरिंग, यूटिलाइजेशन और डिसेमिनेशन को और बेहतर करके ही दे सकते हैं और दूसरा कोई भी हमारे पास में अल्टरनेटिव वे नहीं है। मुझे वो ये पूरा विश्वास है आप सब लोग जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में इतनी मेहनत करके आज डाइस को इस स्थिति में पहुंचा दिया है और आगे आने वाले वर्षों में भी ये पूरा विश्वास है कि यू विल कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स फर्दर इंप्रूविंग द क्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड कवरेज ऑफ यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। आपकी मेहनत के वजह से ही आज पूरे हिंदुस्तान में सभी 36 राज्यों में 680 जिलों में 5000 से भी ज़्यादा ब्लॉक्स में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूनिट स्थापित की जा चुकी है। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है हम सब लोगों की जो डाइस के कार्य से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने जो पिछले कुछ वर्षों में मेहनत की, उसी की वजह से ही अब डेटा को इकट्ठा करने में और डेटा को डिसेमिनेट करने में पहले जो इतना गैप होता था, साथ ही 8 वर्ष होते थे, आप सब ने उसको 1 साल से भी कम कर दिया है राष्ट्रीय स्तर पर और केवल कुछ महीने ही डेटा टाइम लैग है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्टेट लेवल पे। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हम सब लोगों की, विशेष रूप से आप लोगों की जो ग्रासरूट लेवल पे, जिला स्तर पे कार्य कर रहे हैं, डाइस के कार्य से जुड़े हुए हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य हम सब ने, विशेष रूप से आप लोगों ने किया है कि अब ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिस पर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्लानिंग करते हैं उसमें वो बिंदु वेरिएबल चाहिए और डाइस में नहीं है। एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन which is now required for efficient formulation of district elementary as well as secondary education plans is now available in ready to use form under DICE। ये कम उपलब्धियां नहीं है, बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट शानदार उपलब्धियां हैं। इन सब को देखते हुए ही
भारत सरकार ने अब ये डिसाइड किया है, जैसे आपको पता ही होगा, कि 2012-13 के बाद में कोई भी पब्लिकेशंस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में अगर आएगा तो वो केवल और केवल डाइस के डेटा के ऊपर ही आधारित होगा। इसका दूसरा मतलब ये हुआ, हमारे डेटा को, डाइस को अब ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की मान्यता मिल गई है। डाइस हैज नाउ बिकम द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। ऑल पैरेलल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम दे आर नाउ डिसकंटिन्यूड, बंद कर दिए गए, अबंडंट हो गए हैं। डाइस इज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सो फार एज द स्कूल एजुकेशन इन आवर कंट्री इज कंसर्न। ये पहला निर्णय किया गया था अभी हाल में। दूसरा एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है, वो ये है कि अब अगर ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे जो एनसीईआरटी करता है, अगर भविष्य में होता है तो वो केवल उन्हीं बिंदुओं के ऊपर जानकारी हासिल करेगा, इकट्ठा करेगा जो डाइस में नहीं है। जो इंफॉर्मेशन डाइस में नहीं है या स्कूल बेस्ड नहीं है, केवल उन्हीं बिंदुओं के ऊपर भविष्य में अगर ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे होता है तो उनके ऊपर जानकारी हासिल की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ habitations as per the population norm having got access to primary schooling facilities within 1 kilometer, 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक विद्यालय कितनी हैं, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स 5 किलोमीटर में हैबिटेशन से कितनी दूर है। ऐसी जानकारियां और ऐसी दूसरी जानकारियां जो डाइस में नहीं हैं वो ही इकट्ठी की जाएगी अगर ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे आगे होता है तो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं और इन दो निर्णय की वजह से हम सब लोग जो डाइस के कार्य से जुड़े हुए हैं, हमारी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ गई है। आज तो हम केवल यहाँ पर 110 जिले ही बैठे हैं। हम सब के ऊपर जो आज यहाँ पर नहीं है, करीबन 15,16,892 स्कूल, 36 राज्य, 680 जिले, 7,200 ब्लॉक, 82,000 क्लस्टर्स, 5,94,000 गांव जहां से हमें डेटा आता है, जहां पर स्कूल है और डाइस में इनिशियलाइज हुआ है। हम सब के ऊपर और जिम्मेवारी आ गई है। कुछ बिंदु अभी भी है दोस्तों, इतना अचीव होने के बाद भी, जिनके ऊपर अगर हम ध्यान दे दें तो निश्चय ही हमारी डेटा की गुणवत्ता, क्वालिटी के ऊपर इन छोटे छोटे बिंदुओं की वजह से बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, उसमें शायद कुछ कमी आ जाएगी। हमारा ये निश्चित रूप से मानना है, क्वालिटी डेटा की गुणवत्ता बढ़ाना ये एक बार में नहीं हो सकता। इट इज नॉट वन गो एक्टिविटी, इट इज ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस। इट विल टेक इट्स ओन टाइम, इट इज ए स्लो प्रोसेस, but definitely we all are aware about the areas of concern if we tackle them efficiently, which eventually help us in further improving the quality of our data. तो दोस्तों, तो 94-95 में हमने एक डेटा कैप्चर फॉर्मेट बनाया था, वो केवल प्राइमरी लेवल के लिए ही था, लेकिन सभी राज्यों को जो डीपीपी में उस समय थे उनको साथ लेके ये फॉर्म बनाया गया था और पहली बार हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो 65,000 विद्यालय, प्रारंभिक शिक्षा वाले, चाहे स्कूल हो चाहे सेक्शन हो, वो हमसे जुड़ गए थे। जब डीपीपी खत्म हो गया सन 2000 में, तब तक हम 18 राज्यों में 272 जिलों तक पहुंच गए थे और 10 लाख से भी ज्यादा विद्यालय हमसे जुड़ गए थे, लेकिन तब भी हम केवल प्राइमरी विद्यालयों तक ही पहुंचे थे, प्राइमरी सेक्शंस तक ही पहुंचे थे। उसके बाद 2001 में जब सर्व शिक्षा अभियान शुरू कर दिया गया हमारे देश में, तो हम लोगों ने जो प्रयास किए थे उसकी सफलता को देखते हुए और टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा को देखते हुए, डिसएग्रीगेटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा एट द स्कूल, क्लस्टर, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट
स्टेट और नेशनल लेवल को देखते हुए और महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। एक निर्णय तो ये किया गया कि डाइस को उस वक्त जो प्राइमरी लेवल के लिए था और केवल डीपीईपी स्टेट और राज्यों के लिए था, इसको पूरे भारत में लागू कर दिया जाए। ये निर्णय 2001 में हुआ था। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय ये किया गया कि डाइस को अब प्राइमरी से बढ़ाकर पूरे एलिमेंट्री लेवल तक बढ़ा दिया जाए, कवर कर दिया जाए। ये 2001 की बात है। लेकिन दोस्तों, इसको अचीव करने में हमें 5 साल लग गए। 2005-06 पहला वर्ष था जब हम पूरे भारत के 35 राज्यों में पहुंच गए, करीबन 604 जिलों तक भी पहुंच गए और 10,40,000 से भी ज़्यादा विद्यालय हमसे जुड़ गए। और अब हमारे पास में प्रारंभिक यानी कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों विद्यालय जुड़ गए थे। उसके बाद फिर इस सफलता को देखते हुए कि काम बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है, डेटा टाइम लैग 1 साल या उससे भी कम हो गया है, तो फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फिर निर्णय किया, क्यों नहीं इस पूरे जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एलिमेंट्री लेवल का है उसको सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल तक बढ़ा दिया जाए। और ऐसा करने की जिम्मेवारी भी न्यूपा को ही दी गई थी। और न्यूपा ने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसको बाद में सेमिस यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से रूप में जाना जाता था, जो कि अब डाइस में ही मर्ज होके यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन बन गया है। जब हमने ये ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया तो हमारी सोच ये थी कि सभी स्कूलों में जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल है, पहले ही वर्ष में काफ़ी स्कूल हमसे इकट्ठे हो गए थे, तो हमने सोचा ये सारा डेटा एंट्री स्कूल लेवल से ही होगी। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। पूरे 35 राज्यों में से एक भी राज्यों में डेटा एंट्री स्कूल लेवल से नहीं हुई। ज़्यादातर राज्यों में डेटा एंट्री डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं हुई। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स के अंदर डेटा एंट्री स्टेट राज्य लेवल पे हुई। सारे डेटा कैप्चर फॉर्मेट को इकट्ठा करके स्टेट लेवल पे लाके वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम के जो हमने तैयार किया था उसमें डेटा एंट्री की गई। एक तो ये कमी रह गई कि वास्तविक रूप में जो ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए था वह हो नहीं पाया। दूसरी कमी ये रह गई, कुछ सॉफ्टवेयर में भी कमियां थी। उसकी वजह से कुछ विद्यालयों ने एनरोलमेंट नहीं भरा, कुछ ने क्लासरूम नहीं भरा, कुछ ने टीचर नहीं भरा। और जब 2009-10 का आंकड़ा पहली बार न्यूपा ने प्रकाशित किया तो उसमें करीबन 33,000 स्कूल में एनरोलमेंट नहीं था, करीबन 20,000 स्कूल में टीचर नहीं थे, करीबन 18,000 स्कूल के अंदर क्लासरूम नहीं थे। वो कमियां हमसे रह गई थी। फिर हमने देखा हमारे स्तर पर ही कि हम तो कहते हैं कि हर स्कूल का यूनिफाइड एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होना चाहिए जो डाइस में 11 डिजिट का हम देते हैं। लेकिन इस सारे प्रयास में हुआ ये कि अगर एक स्कूल में 1 से 12 कक्षाएं हैं तो 1 से 8 कक्षा के लिए डाइस का फॉर्म, 9, 10, 11 के लिए सेमिस का फॉर्म, 1 से 8 कक्षाओं के लिए ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, 9, 10, 11, 12 के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। एक के रेस्पोंडेंट हेडमास्टर साहब तो दूसरे के रेस्पोंडेंट शायद प्रिंसिपल साहब। एक के नोडल एजेंसी एसएसए वाले, दूसरे के नोडल एजेंसी आरएमएसए वाले। और सेकेंडरी का 11 डिजिट कोड जो हम कहते हैं कि एक स्कूल में एक ही होना चाहिए, वो अलग से था। और एलिमेंट्री में 11 डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड, यूनिक कोड अलग से था। हमने सोचा बहुत सारी जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, there is duplicity of the efforts which we are making towards further improving the quality of educational management information system। तो हमने हमारे लेवल पे ही 2010-11 में एक यूनिफाइड, उस समय यूनिफाइड का नाम नहीं दिया गया था, एक डेटा कैप्चर फॉर्मेट 1 से 12 कक्षाओं का करके पौंडीचेरी राज्य में 10-11 में सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। बहुत ही सुचारू रूप से काम चला। उसका एक कारण ये भी हो सकता था कि वहाँ पे दोनों SPD एक थे, केवल 700
प्लस कुछ स्कूल्स ही थे, बट ये कार्य बहुत ही अच्छी तरह चल गया। फिर 2011-12 में हमने पौंडीचेरी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी एक डेटा कैप्चर फॉर्मेट 1 से 12 कक्षाओं का डेटा इकट्ठा करने के लिए यूज किया और बहुत ही सक्सेसफुल वो भी कार्य हो गया। टाइमली डेटा इकट्ठा कर लिया गया और उसी प्रपत्र से हमने एलिमेंट्री का डेटा भी इकट्ठा करके और प्लान बनाने में पीएबी में प्रस्तुत कर दिया। इस बीच भारत सरकार में भी ये सोच बनी, क्यों नहीं पूरे स्कूल एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स सिस्टम के लिए एक ही प्रपत्र बना दिया जाए। तो 18 सितंबर 2012 को भारत सरकार ने एक प्रपत्र एक लेटर निकाला और उसमें ये डिसाइड किया गया कि अब से यानी कि 2012-13 से पूरे भारत में हमें एक ही प्रपत्र के माध्यम से डेटा इकट्ठा करना है। तब से यानी कि 2012-13 से डाइस को अब यूनिफाइड डाइस के रूप से पूरे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जाना जाता है। दोस्तों, पहले साल 2012-13 में कुछ कमियां हम में रह गई थी। ये मैसेज चला गया, ये कार्य तो केवल सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए अधिकारियों का है, क्योंकि डेटा कैप्चर फॉर्मेट वो छाप रहे हैं। डेटा कैप्चर फॉर्मेट को डिस्ट्रीब्यूट करने की भी जिम्मेवारी ज़्यादातर जगह पे सर्व शिक्षा अभियान के से जुड़े हुए अधिकारियों की थी। डेटा पंचिंग यानी डेटा एंट्री भी सर्व शिक्षा अभियान के लोग ही कर रहे हैं और बहुत सारे राज्यों में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर्स भी सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उन्हीं को दी गई थी। तो ये मैसेज चला गया, ये तो जिम्मेवारी केवल एसएसए से जुड़े हुए अधिकारियों की है। कुछ जगह पे कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ गई, बट ऐसे राज्य 17-18 थे जहाँ पर एक एसपीडी थे आरएमएसए और एसएसए के, ये बहुत ही सुचारू रूप से चला। फिर 2013-14 में ये जो कमियां हम में रह गई थी वो ठीक कर ली गई और बहुत ही सुचारू रूप से 2013-14 का आंकड़ा बिना किसी दिक्कत से पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठा हो गया। और आपको पता ही है 2014-15 का आंकड़ा करीबन 15,16,892 स्कूल से 680 जिलों से हमने इकट्ठा कर लिया। लेकिन दोस्तों, इन सब उपलब्धियों के बाद भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, छोटी छोटी कमियों से, छोटी छोटी इनकन्सिस्टेंसीज की वजह से हमारी डेटा में जो कमियां रह गई है, उसकी वजह से डेटा की गुणवत्ता के बारे में उंगलियां उठाने का मौका लोगों को मिल जाता है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दें, डेटा को फाइनल करने से पहले कंसिस्टेंसी मॉड्यूल को अच्छी तरह चलाने के बाद, तो निश्चित रूप से हम इन सब को ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये धीरे धीरे बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये अपना खुद टाइम लेगा, बट निश्चित रूप से आप मेरे से सहमत होंगे कि अगर हम 5 साल पहले का डेटा, डाइस का डेटा और आज का यूनिफाइड डाइस का डेटा देखें तो निश्चित रूप से हमारी डेटा की गुणवत्ता में बहुत सुधार हो गया है। अब हम चर्चा करते हैं कुछ छोटे छोटे बिंदु जिनके ऊपर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब अभी आपने 2014-15 का आंकड़ा 2015-16 में इनिशियलाइज किया था, मुझे पूरा विश्वास है उसके पहले आपने स्कूल जो डायरेक्टरी है उसको अपडेट कर ही लिया होगा। जो नए स्कूल खुल गए हैं उनकी जानकारी, जो पिछले साल वर्ष स्कूल थे जो बंद हो गए उनकी जानकारी, जो स्कूल प्राइमरी से अपर प्राइमरी यानी कि अपग्रेड हो गए उनकी जानकारी, जो स्कूल डिसफंक्शनल हो गए उनकी जानकारी, ऐसे स्कूल जो दूसरे स्कूल के साथ मर्ज हो गए जिनकी संख्या कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा है, हजारों में है। जैसे राजस्थान में 15,000 से भी ज़्यादा स्कूल मर्ज हो गए थे। इन सब की को आपने अपना डेटा 14-15 का आंकड़ा 15-16 में इनिशियलाइज करने के पहले ये सब ठीक कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है, अभी भी कुछ स्कूल अगम से छूट गई है, तो हम हमेशा हमारे पास में 3 तरह के DCF रखें। कोई भी स्कूल अगर हमारी जानकारी में आती है तो उसी समय हम DCF उस स्कूल की कैटेगरी के हिसाब से दे दें, तो निश्चित रूप से हमें
उन सभी विद्यालयों तक पहुंचने में मदद मिलेगी जो हमसे छूट गई है। हमारी एक और मुसीबत ये है कि हमारे पास में अपडेटेड स्कूल डायरेक्टरी नहीं है। 15,16,000 स्कूल कवर करने के बाद भी हमें ये नहीं पता है कि टोटल स्कूल्स 1 से 12 वाले हमारे हिंदुस्तान में पूरे हैं कितने। हर साल 15,000, 18,000, 16,000 स्कूल बढ़ते ही आ रहे हैं। कंप्लीट स्कूल डायरेक्टरी हमारे पास में नहीं है। तो पहला प्रयास तो आपने किया ही होगा, अभी भी कर सकते हैं कि उन सब स्कूलों तक पहुंच जाएं जो हमसे छूट गई थी पिछले वर्ष। और ऐसी स्कूल्स जहां पर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी कक्षाएं हैं वो कुछ ज़्यादा ही हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा। अभी हाल ही में हमने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल शुरू किया है, भारत सरकार ने शुरू किया है। अब हमारा डेटा अनेक रूप में यूज किया जा रहा है, चाहे वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हो, चाहे GIS डेवलप करने का काम हो, स्कूल GIS.in हो, या जेंडर एटलस बनाने की बात हो, या स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवैल्यूएशन जो नया पोर्टल अभी स्कूल सिद्धि के नाम से 7 सितंबर को मानव संसाधन विकास मंत्री ने इसको लॉन्च किया है, उसकी बात हो, चाहे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जो एनुअल स्टैटिस्टिकल ईयर बुक निकालते हैं, उसमें भी हमारा ही डेटा काम में किया जा रहा है। मिनिस्ट्री के सारे पब्लिकेशंस आपके डेटा के ऊपर ही आधारित है। कहने की बात नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन प्लान्स एक्सक्लूसिवली केवल आपके डेटा के ऊपर ही आधारित है। अभी एक नया टीचर पोर्टल भी बनाया जा रहा है MHRD द्वारा, उसमें भी बैकग्राउंड में सभी आपका ही डेटा है। गुजरात शायद पहला राज्य है जिसने ये निश्चय किया है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक अगर 3 साल से किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और उनका नाम अगर UDICE के डेटा में है तो आगे आने वाली पोजीशंस में उनके एक्सपीरियंस को भी मान्यता मिलेगी, कंसीडर किया जाएगा। ये भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अलावा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट आपका डेटा यूज कर रहा है। अभी हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को एक काम MHRD ने दिया है कि आप ये पता लगाएं कि टीचर का गैप कितना है, अवेलेबल इन पोजीशन कितने हैं और वास्तव रिक्वायरमेंट कितना है। उसमें भी आपका ही डेटा यानी कि टीचर का डेटा जो कि कॉम्प्रिहेंसिव है, 8.6 मिलियन टीचर्स, 86 लाख टीचर्स का कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, वो भी हमने उनको उपलब्ध करवाया है। तो हमारा डेटा अब अनेक रूप में यूज होने लग गया है। सबसे पहले मैंने बात की थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की। दोस्तों, अभी 3 महीने पहले ही नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भारत सरकार ने शुरू किया। उसमें बैक एंड में हमारा डेटा यानी कि यूनिफाइड डाइस का कोड 11 डिजिट का और स्कूल है। और अभी हाल ही में आपको पता ही है, हमने मीडिया कैंपेन चलाया 18 तारीख से, इसी 18 तारीख को NDTV इंग्लिश और हिंदी और बाकी FM चैनल्स पे और नेशनल चैनल्स पे हमारा एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है। उसके पहले हमने एक टोल फ्री नंबर लिया 1800116200। जब से हमने ये टोल फ्री नंबर लिया है, पूरे हिंदुस्तान से ऐसा लग रहा है जैसे प्रश्नों की बाढ़ सी आ गई है। उससे लग रहा है बहुत सारे विद्यालय अभी भी हमसे छूट गए हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय जो कक्षा 11 और 12 की शिक्षा दे रहे हैं लेकिन वो स्कूल एजुकेशन का पार्ट नहीं है। बहुत से राज्य जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बाकी भी राज्य कक्षा 11 और 12 हायर एजुकेशन का या कॉलेज एजुकेशन का पार्ट है। वहाँ पे हमारे CRC, BRC और MIS नहीं पहुँच पाए हैं। इसी वजह से इन राज्यों में अभी भी 12 और 13 विद्या देने वाले ऐसे संस्थान हमसे शायद छूट गए हैं। जो क्वेरीज हमारे पास में टोल फ्री नंबर से आ रही है वो 2 तरह की है। एक तो ये शिकायत है कि साहब अब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में स्कूल या उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं
तो ये अनिवार्य कर दिया गया है कि स्कूल का 11 डिजिट कोड नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में होना चाहिए। वो बैकग्राउंड जो डेटा है वो भी हमसे ही लिया है और वहाँ पे स्कूल की लिस्ट और 11 डिजिट कोड को जनरेट करा दिया गया है। मुख्य रूप से हमें ये शिकायत मिल रही है पूरे भारत से कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का ये स्कूल, इस नाम का स्कूल इस डिस्ट्रिक्ट में है जो जुड़ा हुआ नहीं है। मैं नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, आप बताइए मैं 11 डिजिट यूडाइस कोड कहाँ से ले लूँ, मुझे कहाँ मिल जाएगा। हम उसको आपके पास में रेफ़र कर देते हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट वाले पे भी कर दिया है, लेकिन जिस नंबर से मतलब जितनी शिकायतें मिल रही है उसे पता चल रहा है कि 1.52 मिलियन स्कूल जुड़ जाने के बाद भी अभी बहुत सारे स्कूल हमसे छूट गए हैं। ये निश्चित है छूटे हुए हैं अभी भी। तो ये पूरा प्रयास करना है, आपने कर लिया होगा। अभी भी आपकी जानकारी में ऐसे स्कूल आ जाए तो उसका भरा हुआ खाली फॉर्म है वो आप उसको दे दें और बाद में हम उसको एंट्री होते वक्त उसको भी 11 डिजिट कोड और मिल जाएगा। एक पहली बात तो हमें कवरेज के बारे में है। दोस्तों, कुछ राज्यों में ये ऐसा निर्देश दे दिया गया है हमारे MIS के अधिकारियों को, चाहे राज्य स्तर पे कार्य कर रहे हैं चाहे जिला स्तर पे कार्य कर रहे हैं, कि आपको अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल को कवर नहीं करना है। MHRD की तरफ से, न्यूपा की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश या निर्देश नहीं दिया गया है कि कौन से विद्यालयों को कवर करना है और कौन से विद्यालयों को कवर नहीं करना है। Irrespective of the school category and management, all the schools, including unrecognized schools and madrasas, which have been providing education from grade 1 to 12, are supposed to be covered under Unified DICE 2015-16. हमें ऐसा कोई निर्देश नहीं देना है कि आपको अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल को कवर नहीं करना है। अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल RT एक्ट की वजह से 2013 मार्च के बाद में शायद फंक्शन करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में ये चल रहे हैं। हमें उन सब तक पहुंचकर ये निश्चित करना है कि हम उन तक पहुंच जाएं। पिछले वर्ष बगैर कुछ खास प्रयास किए हुए 27,000 अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल और मदरसा हमसे जुड़ गए थे। हमारा ये मानना है ऐसे विद्यालयों की संख्या 27,000 से काफ़ी ज़्यादा है, उन तक हमें पहुंचना है। अगर कोई भी प्लान हम बनाते हैं उसमें बहुत सारे विद्यालय अगर छूट गए हैं, उसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अगर कवर नहीं हुई है तो प्लान का क्या हर्ष होगा आप मेरे से बेहतर जान सकते हैं। तो पहला कार्य तो हमें ये करना है। दूसरा निर्देश बहुत से राज्यों में ये दे दिया गया है कि आपको अब रिपीटर नहीं दिखाना है। भैया हम कौन होते हैं कहने वाले क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है? हमें तो केवल वही दिखाना है जो स्कूल में है। तो रिपीटर अगर है तो हमें उसको दिखाना है। इसी तरह यह भी कह दिया गया है कुछ राज्यों में कि आपको इस वर्ष कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं दिखाना है जहां पर शौचालय नहीं है या शौचालय डिसफंक्शनल नहीं है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किए उसके फलस्वरूप पूरे हिंदुस्तान में 4,37,000 से भी ज़्यादा विद्यालयों में शौचालय बना दिए गए हैं या उसको फंक्शनल कर दिया गया है। लेकिन हमारा ये कहना है कि स्कूल में जो भी व्यवस्था है, स्कूल जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं उसको हमें ईमानदारी से भर के एनालिसिस करनी है। स्कूल को किसी भी तरह का ये आदेश नहीं देना है कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। बहुत सी और भी फैसिलिटीज़ है उसके बारे में ये कहा गया है कि ये नहीं दिखाना है। तो आप निश्चित रूप से ब्लॉक लेवल पे और क्लस्टर लेवल पे ये बात ले जाएं कि स्कूल में जो सच्ची बात है, ट्रू पोजीशन है, जो हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, हेड टीचर भर के दे रहे हैं, हमें केवल उसी को सत्यापित करके जांच करके ही उसमें बदलाव करने के लिए हम वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू अल्टर द इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्कूल हेडमास्टर और द हेड टीचर। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्राइम है। स्कूल के हेडमास्टर साहब रेस्पोंडेंट द्वारा भरी हुई जानकारी को बदलना ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उसको चेक करने की जिम्मेवारी CRC और BRC के मार्फत केवल हमारी ही है। ये कार्य हमें
बहुत अच्छी तरह से करना है। एक और बात हमारे ध्यान में आई है, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में टीचर की पूरी जानकारी नहीं भर के दी जा रही है। 150 टीचर हैं तो केवल 20 टीचर की जानकारी आ रही है। ये भी प्रयास कर लें कि टीचर की जानकारी विशेष रूप से प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में जहाँ ज़्यादा नंबर होता है वहाँ पर ये पूरी भर के आ जाए, क्योंकि हमारा टीचर का डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है और इस डेटा को अब अनेक रूप से पूरे भारत में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यूज किया जा रहा है। तो इसकी गुणवत्ता को बढ़ाना भी हमारा कर्तव्य है। एक और छोटी सी बात हमारे ध्यान में अभी ये आई है, कुछ स्कूल्स जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं उसमें शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के बच्चों को पूरा नहीं दिखाया जाता है। एक राज्य में ये पाया गया करीबन 40,000 शेड्यूल कास्ट के बच्चों को जनरल क्लास में दिखाया गया था। अगर ऐसा है तो हम इसको ठीक करवा लें दोस्तों, कोशिश कर लें, पूरी स्कूल को कन्विंस करें कि बच्चा अगर शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट की कॉलम में ही उसको दिखाया जाए, जनरल क्लास में नहीं दिखाया जाए। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही हमारी डेटा की गुणवत्ता के ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। उसको हम सब मिलकर उसको ठीक कर सकते हैं। अब बात दोस्तों, आपने पिछले साल बहुत प्रयास किए पिछले कुछ वर्षों में, जिसकी वजह से हमारे डेटा में नो रेस्पॉन्स अब ऑलमोस्ट नदारद हो गया है ही नहीं। कोई भी वेरिएबल उठा के देख लें, नो रेस्पॉन्स आपने करीब खत्म कर दिया है। उसका मतलब है हर वेरिएबल में रेस्पोंडेंट जानकारी दे रहा है, कॉलम को खाली नहीं छोड़ रहे हैं। ये भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसकी वजह से हमारी डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाने में हमें मदद मिली है। आपने पिछले वर्ष कोशिश की थी और भी पहले वर्षों से भी करते आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारी एनरोलमेंट बाय कैटेगरी, बाय एज एंड ग्रेड और बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पहले इतना गैप होता था, अब वो गैप होके इतना आ गया है। अब हमें मिलके इस गैप को इतना करना है। अभी भी है स्कूल के अंदर, आप देख लें इन 3 तरह का एनरोलमेंट, तो आप देखेंगे अभी भी गैप है। और अगर इन तीनों में अंतर है तो डेफिनेटली डेटा की कंसिस्टेंसी इन जनरल और एनरोलमेंट की गुणवत्ता के बारे में ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। इसको हम सबको मिलकर ठीक करवाना है। आपने जो प्रयास पिछले कुछ वर्षों में किए थे उसकी वजह से हमारा एनरोलमेंट अब काफ़ी ठीक होने लग गया है। अभी भी कमियां हैं उसमें, लेकिन खास घबराने की बात नहीं है। 5 साल पुराना डेटा देखें और आज देखें, रात और दिन का अंतर आपको उसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इस सब का श्रेय केवल आप लोगों को ही जाता है। आपने जो प्रयास किए उसकी वजह से एनरोलमेंट थोड़ा कंसिस्टेंट हो गया है। कंसिस्टेंट का मतलब एनरोलमेंट इन ग्रेड 2 प्रीवियस ईयर अगर 100 था, पहले ये होता था कि अगले वर्ष ग्रेड 3 में एनरोलमेंट 120 हो गया। 120 एनरोलमेंट दिस ईयर इन ग्रेड 3 एंड 100 एनरोलमेंट इन द प्रीवियस ईयर इन द प्रीवियस ग्रेड ओनली 100। इट मीन्स 100। ये बाकी के 20 बच्चे कहाँ से आए? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको ठीक कर दें। 100 है, लास्ट ईयर थे तो 100 ही अगले कक्षा में अगले वर्ष कर दें, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आप इसको जांच करवा लें, ये एडिशनल 20 बच्चे हमारे सिस्टम में कहाँ से आ गए। आपने जो प्रयास किए उसकी वजह से काफ़ी ठीक हो गया है। और अब जो ड्रॉप आउट रेट जो माइनस में आती थी पहले 4-5 साल पहले 8, 10, 12 स्टेट्स में, अब ये केवल 3 या 4 स्टेट में ही हो गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, ब्लॉक लेवल पे भी माइनस में आने वाली ड्रॉप आउट रेट काफ़ी कम हो गई है। लेकिन अभी भी इसके अंदर और प्रयास करने की बात, बहुत और प्रयास करने हैं हमें। अगर एनरोलमेंट कंसिस्टेंट नहीं है तो ड्रॉप आउट रेट, प्रमोशन रेट, रिपीटिशन रेट, कंप्लीशन रेट, ग्रेजुएशन रेट, ट्रांजिशन रेट, रिटेंशन रेट, इन सब का कोई मायना नहीं रह जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। तो इस बार प्रयास करें, और ये केवल स्कूल लेवल पे ही हो सकता है, और ये केवल सीआरसी की मदद से ही हम स्कूल लेवल पे आपकी मदद से ही इसको चेक करवा सकते हैं। निश्चित रूप से अगर हम ऐसा कर लें, क्योंकि स्कूल लेवल पे अगर ये ठीक हो गया तो ऊपर आते आते सीआरसी, बीआरसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये सारा डेटा ऊपर आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि इतने स्कूलों का डेटा एक एक वेरिएबल का चेक करना कोई आसान काम नहीं है।
तो इसको ठीक करवा लें। इससे हमारी डेटा की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाएगी। लोगों को जो मौका मिलता है क्वालिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का, उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। दोस्तों, अब मैं एक बहुत ही सीरियस बात करने वाला हूँ। मैंने सुबह भी कहा कि बहुत से राज्यों में इनोवेशन हुए हैं और डुप्लीसिटी ऑफ द एफर्ट्स भी हो रहे हैं। अभी कल ही मेरे पास में RMSA का एड मेमो आया था, उसमें ये बताना था कि एक्शन टेकन रिपोर्ट लेके आप ये बताइए कि कौन कौन से राज्यों में डुप्लीसिटी ऑफ द एफर्ट्स हो रहा है। डाइस के साथ साथ वही डेटा दूसरा भी इकट्ठा किया जा रहा है, एनरोलमेंट का हो, चाहे टीचर का हो, चाहे फैसिलिटी का हो, तो ये उनको रिपोर्ट भी हमें देनी है। इनोवेशन करना बहुत ही अच्छी बात है, एनकरेजिंग है, हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं। आपके अच्छे इनोवेशन को हम पूरे भारत में लागू करवाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई भी इनोवेशन करे उसके पहले कम से कम 2-3 साल तक चला के देख लें, उसके बाद ही जो पुराना सिस्टम चल रहा है उसको रिप्लेस करें, तो ज़्यादा बुद्धिमानी होगी। ये इनोवेशन अभी महाराष्ट्र में सरल के रूप में किया गया है। ये इनोवेशन अभी मध्य प्रदेश में समग्र के रूप में किया गया है। उसके अलावा बाकी कर्नाटक है, और भी राज्य हैं, हरियाणा है, और भी कुछ राज्य हैं जिन्होंने चाइल्ड वाइज डेटा को इकट्ठा करने का काम शुरू किया है। हमारा ये मानना है कि चाइल्ड वाइज ट्रैकिंग तभी संभव होगी जब आधार ID से इसको लिंक कर दिया जाए। तो मध्य प्रदेश में भी समग्र चालू किया गया है। मध्य प्रदेश में रहने वाले सभी परिवारों को एक यूनिक ID दी गई है ब्लॉक लेवल पे, हर परिवार को, जिसको समग्र ID के नाम से जाना जाता है। जब परिवार को समग्र ID दी जाती है तो उसमें रहने वाले सभी बच्चों और बाकी जो मेंबर्स हैं उन सबको भी समग्र ID मिल जाती है। मध्य प्रदेश ने ये निश्चय किया है कि स्कूल में रजिस्टर में बच्चे के नाम के साथ उसके आगे समग्र ID होनी अनिवार्य है। अगर नहीं है, ये ऑनलाइन सिस्टम है समग्र, जो NIC की मदद से मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश में करीबन 23 ऐसी स्कॉलरशिप की स्कीम्स है, इसलिए जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उनको नहीं पता कि कौन से बच्चे का क्या अधिकार है। बच्चे जिनको ये 23 में से कुछ स्कीम्स के लिए एलिजिबल है, उनको नहीं पता कि उनको क्या मिलने वाला है। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, उसमें अपनी समग्र ID डालो आप, तो उसमें आ जाता है कि आपके क्या क्या एंटाइटलमेंट्स है। 1200 रुपये साइकिल के, 400 रुपये SC ST के, 400 रुपये यूनिफॉर्म के, जो आपका एंटाइटलमेंट है। और जो डिस्बर्सिंग ऑफिसर है उसको भी पता चल जाता है, क्लिक करने से उस बच्चे के अकाउंट में ये चली जाती है। लेकिन इसकी अनिवार्यता ये है कि यहाँ पर समग्र ID स्कूल के रजिस्टर में होनी अनिवार्य है। और स्कूल का हेडमास्टर साहब ब्लॉक में जाके या क्लस्टर के साथ में जाके वो अपना स्कूल के डेटा को हर बार अपडेट करवा देते हैं। स्कूल में पिछले वर्ष वो कौन सी कक्षा में था, इस वर्ष वो कौन सी कक्षा में आ गया है या सेम कक्षा में है, और अगर पास हो गए हैं तो पास परसेंटेज क्या है। मध्य प्रदेश में ये एंटाइटलमेंट्स उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जो सक्सेसफुली अपनी कक्षा को 33% या कुछ मार्क्स से पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब से ये समग्र चालू हुआ है मध्य प्रदेश में 2013-14 में समग्र और डाइस या यूनिफाइड डाइस के डेटा में 14 लाख का फर्क आ गया। 2014-15 में डाइस टू डाइस मध्य प्रदेश में 11 लाख का फर्क आ गया। इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो पहले जो डुप्लीकेट बच्चे थे, फेक बच्चे थे, जिनका नाम रजिस्टर में लिखा गया था और समग्र ID अब पूरी कर ली है, तो उनका नाम वो अब नहीं रिपोर्ट किए जा रहे हैं। या इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि समग्र इटसेल्फ इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जो हमने देखा भी है। मैं और मेरे मित्र रेड्डी साहब गए भी थे, और भोपाल में, ग्वालियर में और इंदौर में हमने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे जो फैमिलीज है उनका अभी समग्र ID नहीं बना है। तो अभी हम इस कहने की स्थिति में नहीं है कि ये जो एनरोलमेंट डाइस टू डाइस में 11 लाख का कम हो गया है उसका रीजन क्या है। इसी तरह इस बार मध्य प्रदेश में भी
सरल नाम से एक नया ऑनलाइन सिस्टम तैयार कर दिया गया है और महाराष्ट्र ने ये डिसाइड किया है कि इस बार यूनिफाइड डाइस को नहीं करेंगे और यूनिफाइड डाइस का सारा टेबल्स जो आंकड़ा आप लोग देते हैं हमारी बाय ग्रेड, रिपीटर्स और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैटेगरी वाइज, वो सब ऑनलाइन जो सरल किया गया है उसके मार्फत दिया जाएगा। हमने पूरी कोशिश की, भारत सरकार से भी एक पत्र लिखवा दिया गया कि आप इस सिस्टम को बंद मत कीजिए, एक जगह 2-3 डिस्ट्रिक्ट में हम पायलट कर लीजिए, सक्सेसफुल हो जाता है तभी इसको रिप्लेस कीजिए। लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ने आश्वासन दिया है कि हम डाइस को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम डाइस का आंकड़ा सरल के माध्यम से आपको देंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र की स्थिति बाकी के राज्यों जैसी स्थिति है, स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। पूरे भारत में 23% स्कूल में कंप्यूटर है, उसमें से 18% करीबन 57% कंप्यूटर्स है वो फंक्शनल है, 23% स्कूल में ही बिजली की व्यवस्था है। तो महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हाल है, स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर है तो बिजली नहीं है, बिजली और कंप्यूटर है तो इंटरनेट नहीं है, तीनों हैं तो इंटरनेट की स्पीड नहीं है, चारों हैं तो टीचर को चलाना नहीं आता है। एक महाराष्ट्र ने और निर्णय लिया है, उन्होंने बोला है कि हमारा कोई भी डेटा कैप्चर फॉर्मेट नहीं होगा। तो इस वर्ष महाराष्ट्र में एक भी डेटा कैप्चर फॉर्मेट नहीं है, डाइस का भी नहीं है। पूरे डाइस को उन्होंने 76 कंप्यूटर की स्क्रीन में बांट दिया है। एक स्क्रीन में डेटा भरो, नेक्स्ट 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 करके 76 स्क्रीन। आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि बगैर डेटा कैप्चर फॉर्मेट के स्कूल के रिकॉर्ड से इसको भरना आसान है या बहुत मुश्किल है, आप बेहतर जानते हैं। वहाँ के अध्यापकों ने वहाँ पे क्या डिसीजन ये लिया गया कि चाइल्ड वाइज डेटा को अपडेट करने की जिम्मेवारी क्लास मास्टर की है। स्कूल के डेटा को पोर्टल में डालने की जिम्मेवारी स्कूल के हेडमास्टर की है और टीचर के डेटा को अपडेट करने की जिम्मेवारी टीचर की खुद की है। इस वजह से जब ये DCF नहीं है तो बाजार में साइबर कैफे के DCF आ गए और वो धड़ल्ले से यूज में किए जा रहे हैं। और टीचर अगर पोर्टल में डेटा नहीं दे पा रहा है, उसकी चाहे वो कंप्यूटर नहीं हो या बाकी और कोई रीजन हो, तो साइबर कैफे ने ये काम भी शुरू कर दिया है कि हम आपका डेटा फीड करेंगे। हमारा निश्चित रूप से ये मानना है कि आप इनोवेशन करें, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इनोवेशन तभी करें, सिस्टम को तभी रिप्लेस करें पुराने सिस्टम को, तब आप नए इनोवेशन को 2-3 साल तक अच्छी तरह से चला के देख लें, अन्यथा हमारे डेटा की गुणवत्ता के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मैं बात कर रहा था एनरोलमेंट की। दोस्तों, पिछली वर्ष हमारा 4 साल पहले हमारा एनरोलमेंट प्राइमरी लेवल पे था 137 मिलियन, फिर वो हो गया 134 मिलियन, फिर हो गया वो 132 मिलियन और इस वर्ष है 130 मिलियन प्राइमरी लेवल पे और 67 मिलियन है अपर प्राइमरी लेवल पे। 1 से 8 कक्षाओं में है 197 मिलियन। अभी हमें ये नहीं पता है कि एनरोलमेंट जो हम स्कूल से प्राप्त कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, क्योंकि जो इनोवेशंस हुए हैं या जिन राज्यों ने चाइल्ड आइडेंटिफिकेशन कोड से इसको लिंक करने की कोशिश की है या आधार से लिंक करने की कोशिश की है या अपना खुद का चाइल्ड ID जनरेट करके उससे लिंक करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो पता चलती है कि एनरोलमेंट अभी भी सही नहीं आ रहा है। रजिस्टर में ही अगर एनरोलमेंट गलत लिखा हुआ है तो आप चेक करने जाएं या 5% रैंडम सैंपल चेकिंग वाले चेक करने जाएं या और कोई अधिकारी चेक करने जाएं, वो तो रजिस्टर से ही मिलाएंगे। लेकिन रजिस्टर में ही अगर सही नहीं है तो इस बार हमें कन्विंस करना चाहिए स्कूल के हेडमास्टर को। और हमारे पास में टोल फ्री नंबर से भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि साहब स्कूल में तो केवल 3 बच्चे आ रहे हैं, रजिस्टर में 33 बच्चे लिखे हुए हैं, मैं क्या करूं? हमने कहा आप तो 3 लिखो। कि साहब 3 कैसे लिख दूं? मेरे खिलाफ तो इंक्वायरी हो जाएगी, रजिस्टर में तो 33 लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूं, आप बताइए। कि मेरे पास में 19 स्कूल है, ज़्यादातर हालत ऐसी ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में हालत ऐसी है। एनरोलमेंट के आंकड़े के साथ साथ बाकी भी आंकड़ा हमारा काफ़ी दुरुस्त, काफ़ी ठीक हो गया है। कुछ जगह पे शायद ऐसी समस्या होगी, हम उसको ठीक करना की कोशिश कर रहे हैं और आपकी मदद से ही उसको ठीक कर पाएंगे।
तो ये एक मैसेज इस बार पहुंचाएं कि भैया जो स्कूल में वास्तविक एनरोलमेंट है वो अगर रिपोर्ट करवा दें इस बार, तो हमें प्लान बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। रियलिस्टिक प्लान बन सकता है अगर एनरोलमेंट आपका रियलिस्टिक है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अगर डाइस में रिपोर्ट करके आ जाए तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। दोस्तों, ये तो हो गई एनरोलमेंट से रिलेटेड बात। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम। एक बात टोल फ्री नंबर से उभर के आई है, जो हम सब जो कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। टोल फ्री नंबर से स्कूल का हेडमास्टर साहब या टीचर या रेस्पोंडेंट एक नहीं सैकड़ों ने हमें बताया है कि साहब क्या बात करते हो आप, 3 साल हो गए करेक्शन कर रहा हूँ, लाल स्याही से गोले कर रहा हूँ आपके DCF में भर भर के, हर साल वही दिख रहा है, आप इसको ठीक क्यों नहीं करवा रहे हो? हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से आप भी कर रहे हो कि भाई भरे हुए फॉर्म को भी चेक करना है, भरे हुए फॉर्म चेक भी हो रहे हैं, गोले भी कर रहे हैं, बट डेटा एंट्री वाला डेटा एंट्री कर ही नहीं रहा है, वो तो केवल एनरोलमेंट का डेटा भर के आगे चल पड़ता है। इसको कैसे ठीक कराया जाए? ये हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती बन गया है। स्कूल का नाम गलत लिखा हुआ है, मेरे स्कूल का नाम आप ठीक करवाइए, क्योंकि मेरा स्कूल फलाने बोर्ड से एफिलेटेड है, और जब सर्टिफिकेट छपता है तो नाम स्कूल का गलत लिखा हुआ आया। आप बताइए ऐसे सर्टिफिकेट की क्या उपयोगिता है? आप इसको ठीक क्यों नहीं करवाते हैं? मेरे स्कूल की कैटेगरी ये है, आप ये लिख रहे हो, मेरे स्कूल का रिकॉग्निशन ये है, आप ये बता रहे हो, आप ठीक क्यों नहीं कर रहे हो? पिछले साल भी ठीक कराया था, इस बार भी ठीक करवा रहे हैं। इसका सीधा साधा मतलब है डेटा एंट्री में कमियां हैं। हर जगह डेटा एंट्री सही नहीं हो रही है, या हर जगह गलत नहीं है, कुछ जगह ऐसा छूट गया है, इसको ठीक करवाना है विशेष, क्योंकि अब तो आप लोग ब्लॉक स्तर के ऊपर डेटा एंट्री कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर पे डेटा एंट्री को चेक करना और ये इंश्योर करना कि सारे करेक्शन हो गए हैं, ये ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। इस कार्य को और सुचारू रूप से करने के लिए इस वर्ष कर्नाटक ने एक एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है, और CRP यानी क्लस्टर रिसोर्स पर्सन्स को वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन दी है। वो स्कूल में जाके रिकॉर्ड से ये देखेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सही है या नहीं है, और उसको GPS से या लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड से लिंक कर दिया है कि स्कूल में जाके ही वो इसको करेक्ट कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। हम लोग तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, इस बार पूरा ध्यान लगा दे, डेटा एंट्री जो हुई है, करेक्शन होके आए वो ठीक हो गए, उसके बाद में कंसिस्टेंसी मॉड्यूल चला दिया है, सारी इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर दिया है। उसके बाद में हम हमारा स्कूल रिपोर्ट कार्ड या डेटा कैप्चर फॉर्मेट को छाप के वापस BRC और CRC की मार्फत स्कूल तक पहुंचा दें, और हेडमास्टर साहब को इतना कह दें कि चेक कर लीजिए आपने जो भर के दिया था वो ठीक है या नहीं है। हमारा डेटा कैप्चर फॉर्मेट भी वापस जा रहा है, अधिकांश करीब करीब सभी राज्यों में हमारा स्कूल रिपोर्ट कार्ड डेटा फाइनल होने के पहले ही जा रहा है कि आप देख लीजिए, चेकिंग कर लीजिए जो आपने दिया था वो सही है क्या। उसमें भी लग रहा है कोई चेकिंग नहीं हो रही है, फॉर्म तो जा रहा है, रिकॉर्ड स्कूल रिपोर्ट कार्ड स्कूल में पहुंच रहा है, वो ब्यूटीफुली उसको फाइल में रखते हैं, सब कुछ करते हैं, बट चेकिंग के अलावा सब कुछ करते हैं। इसको कैसे इंश्योर किया जाए? जब तक हम इसको ठीक नहीं करवा देंगे, ये जो हर साल स्कूल रिकॉग्निशन में, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में, मैनेजमेंट में, अपग्रेडेशन में, रिकॉग्निशन में जो बदलाव हो रहे हैं ये होते रहेंगे। एक बार इसको करके फ्रीज कर दें, इस बार शायद कुछ फ्रीज भी किए हैं, उससे भी अब हमें मदद मिलेगी कि इन वेरिएबल्स के ऊपर कंसिस्टेंसी आ जाए, और जब तक अनिवार्य नहीं हो वास्तव में इसको चेंज नहीं करने दिया जाए। तो ये डेटा एंट्री के अंदर जो कमियां रह गई है उसको हम कैसे ठीक कराएं, आपके सुझाव भी हम मांगेंगे बाद में 1-2 दिन के दौरान, इसको कैसे ठीक कराया जाए। ये बहुत ही चुनौती बन गए हमारे लिए कि हम सब लोग पूरी मेहनत करके ये मैसेज स्कूल तक इतना तो पहुंचा दिया है। और दोस्तों, पिछले 7-8 महीनों में मैं 22 स्टेट में घूमा हूँ। मैं रेड्डी साहब भी थे कहीं, हमारे नवीन भी मेरे साथ में थे। 20-22 स्टेट में फिजिकली देखा है कि स्कूल में जो हमारे डेटा कैप्चर फॉर्मेट है बाकायदा लाल स्याही से गोले किए हुए हैं। हर जगह स्टेट में, कोई भी स्टेट में आप देख लो, लाल नहीं तो नीली स्याही से भी मिल जाएगा, बट गोले जरूर किए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये
सब चेकिंग होने के बाद में अगर डेटा एंट्री में वो ठीक नहीं होते हैं तो आप जो मेहनत कर रहे हैं वो बिल्कुल ही बेकार जा रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू हम सब के लिए बन गया है और इट हैज़ गॉट सिग्निफिकेंस सो फार एज द क्वालिटी ऑफ आवर डेटा इज कंसर्न। अब और एक दो और बिंदु देखते हैं हम। कुछ स्कूल में हमने देखा है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि वहां पर एक से ज़्यादा हेडमास्टर साहब है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं कहीं 4 हेडमास्टर भी है। भैया देखो, अगर ये हेडमास्टर साहब की जानकारी सही है तो इसको ऐसे ही रहना, इसको ठीक मत करना, लेकिन जांच जरूर करवा लेना क्या ये सही है क्या। अगर सही है तो इसको रखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि ऐसे स्कूल जहाँ एक से अनेक हेडमास्टर है, हो सकता है 1 से 12 का स्कूल है, 1 से 8 के लिए अलग से हेडमास्टर हो, 9-10 के लिए अलग से हेडमास्टर हो, 1 से 12 का पूरा प्रिंसिपल हो, पूरे स्कूल का एक प्रिंसिपल हो, तो हमें ये कान हमारे खड़े हो जाने चाहिए कि भैया ये स्कूल में 1 से ज़्यादा हेडमास्टर है, इसको जांच क्यों नहीं करवा लें, इसको हमें ठीक करवाना चाहिए। कुछ स्कूल ऐसी है हमारी जो 9, 10, 11, 12 ही है, लेकिन एनरोलमेंट वहाँ 1 से 5 का भी है, 6 से 8 का एनरोलमेंट भी है। अरे भैया सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी ओनली स्कूल है, वहाँ पे 1 से 8 एलिमेंट्री का एनरोलमेंट कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? क्या स्कूल की कैटेगरी चेंज करके पीछे से डाल के फिर उसको कैटेगरी चेंज कर दिया है, या क्या किया है हमने? इसको निश्चित रूप से ये सीरियस इशू है, इसको जांच करवा लेना चाहिए। करीबन 9000 स्कूल हमारे यहाँ ऐसी है जहाँ पर ग्रेड 1 का एनरोलमेंट ही नहीं है, बट ग्रेड 2 का है, ग्रेड 3 का है, 4 का है, सब कुछ है, और लोएस्ट ग्रेड इन द स्कूल है वो 1 है। तो ये जानकारी तो कर लें कि इन स्कूल के अंदर लोएस्ट ग्रेड में एनरोलमेंट क्यों नहीं है, क्या कोई निश्चित रूप से कोई कारण तो होगा, या गलती से हो गया ऐसा, इसको ठीक करवा लें। टीचर का आंकड़ा, जैसे मैंने कहा पहले भी, अनेक रूप में प्लेटफॉर्म्स पे, डैशबोर्ड्स में अब यूज होने लग गया है। आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आपका सारा डेटा, हमने टीचर का डेटा है वो भी ऑनलाइन कर दिया है। पूरे दुनिया से कोई भी आदमी इन 15 लाख स्कूलों का 85 लाख टीचर्स का डेटा अगर देखना चाहे तो सारा का सारा ऑनलाइन कर दिया है, और जल्दी ही हम ये फैसिलिटी देना चाहते हैं कि अगर कोई इसको देखता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक करना है, तो उसको भी ठीक कर दिया जाए, और हम फिर इसको इसके स्टेट के साथ में शेयर भी कर देंगे। तो टीचर का आंकड़ा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ राज्यों में, कुछ स्कूलों में हमने ये बताया है कि टीचर की आयु 18 साल से भी कम है। कुछ स्कूलों में हमने ये भी बता दिया है कि टीचर 120 साल का है। अरे भैया 120 साल का है तो उसको रहने दें, ठीक नहीं करें, जांच जरूर करवा लें। 90 साल का, 120 साल का, 0 साल का टीचर, इसका मतलब है हमारे डेटा में अभी भी बहुत कमियां हैं, उस सबको हमें ठीक करवाना है। टीचर की क्वालिफिकेशन हमने बताई है एलिमेंट्री, लेकिन टीचर की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बताया बीएड और एमएड। भाई आपने हायर सेकेंडरी तक तो पास की है, पढ़ाई की है, बीएड और एमएड कैसे कर लिया? इनकंसिस्टेंसी है डेटा के अंदर, उसको ठीक करवा ले। टीचर और स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर अभी हमने भारत सरकार को भी MyGov है उनको दिया है। हो सकता है आगे आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से टीचर को सीधा मेल या SMS शुरू हो जाएगा शायद। लेकिन जब आप एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि टीचर के डेटा में भी बहुत कमी है, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर में भी। भैया आप सबका तो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है, आपने सैकड़ों टीचर का मोबाइल नंबर 9 डिजिट का ही दिया है, इसको तो ठीक करवा लें यार। स्कूल का लैंडलाइन नंबर कहीं 5 डिजिट का है, कहीं 4 डिजिट का है, इसको क्यों नहीं ठीक करवा लें हम? सैकड़ों ऐसी स्कूल है हमारे देश में, हमारे डेटा में, जिन्होंने पिन कोड भी नंबर चेंज कर दिया है। पिछले साल पिन कोड नंबर था 110016, इरवास कर दिया है 110049। ठीक है तो ठीक रखें, नहीं तो ठीक करवाए, इसको जांच करवा लें कि भैया ये ऐसा हो सकता है क्या। कुछ स्कूल ऐसी हैं जो रूरल से अर्बन हो गई है, सैकड़ों में है ऐसी। ये तो हो सकता है, एरिया रूरल से अर्बन हो सकता है, लेकिन हमने ये भी जादू किया है कि जो पिछले वर्ष कुछ स्कूल अर्बन एरियाज में थी वो इस बार रूरल एरिया में हो गई। इसको जांच तो करवा लें कि अर्बन से रूरल में हो सकती है क्या। अगर हो सकती है तो रहने दें, उसको ठीक नहीं करवाएं। इसी तरह स्कूल में स्ट्रीम्स हैं,
सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में स्ट्रीम है वो इसकी जानकारी पूरी नहीं आ रही है, उसमें पढ़ने वाले बच्चों की जानकारी नहीं आई है, एनरोलमेंट बाय स्ट्रीम नहीं आ रहा है। उसके अलावा बहुत से राज्यों ने अभी ये कंपल्सरी कर दिया है सभी विद्यालयों के लिए, उनके राज्यों में 11 डिजिट स्कूल आइडेंटिफिकेशन कोड इज कंपल्सरी। काफ़ी राज्यों ने कर दिया। उसकी वजह से भी अब ये विद्यालय हमारे पास में आ रहे हैं यूडाइस का कोड लेने के लिए। लेकिन अगर हम हमारा डेटा देखें तो उसमें सैकड़ों स्कूलों ने ये बताया है कि उनका बोर्ड है ना तो CBSE है, ना इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बोर्ड है, ना स्टेट बोर्ड है, अदर बोर्ड्स। ये अदर बोर्ड कौन से हैं? क्यों नहीं हम इसको ठीक करवा लें इस बार, क्योंकि हमारा डेटा अब अनेक प्लेटफॉर्म्स पे यूज होने लग गया है। विशेष रूप से सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ज़्यादातर राज्यों में सर्टिफिकेट के साथ भी स्कूल का नाम छापा जा रहा है, तो इसको कम से कम ये तो डेटा कैप्चर फॉर्मेट में स्कूल बता दें कि उसका स्कूल कौन से बोर्ड से एफिलेटेड है। इसी तरह कुछ और बिंदु हैं जिनके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो निश्चित रूप से हमारी डेटा की क्वालिटी, गुणवत्ता और बढ़ जाएगी। रिलीजन का डेटा सही नहीं आ रहा है, और SC ST का जो पास परसेंटेज है एग्जामिनेशन में वो कहीं कहीं पे 100 से भी ज़्यादा आ रहा है। लैब की इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं आ रही है, SMC है, SDMC की इन्फॉर्मेशन है वो भी पूरी नहीं आ रही है। क्यों नहीं पूरे हम एक कोशिश करके इस बार इन सब बिंदुओं के ऊपर ठीक करवा लें। मैंने केवल कुछ ही बिंदु आपके सामने रखे हैं। आज और फिर कल जब हम कंसिस्टेंसी मॉड्यूल चला के इन्हीं राज्यों में से किसी एक डिस्ट्रिक्ट का, 2 डिस्ट्रिक्ट के डेटा लेके हम आपको जब ये कंसिस्टेंसी दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे डेटा के अंदर कुछ कमियां रह गई है, उसमें सुधार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। छोटी छोटी कमियों की वजह से इन बातों की वजह से हमारी डेटा की गुणवत्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, और इन सब को ठीक अगर कोई करवा सकता है तो हम केवल आपके माध्यम से ही और ब्लॉक रिसोर्स सेंटर और CRC के माध्यम से ही इसको ठीक करवा सकते हैं। काफ़ी कुछ आपने हासिल कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं। मिलकर SSA और RMSA, MIS के सारे बंदे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, वी ऑल आर वर्किंग टूवर्ड्स, केवल एक ही गोल हमारा है, टूवर्ड्स फर्दर स्ट्रेंथनिंग द एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन आवर कंट्री। टुगेदर ओनली वी कैन इम्प्रूव आवर स्टैटिस्टिक्स। अकेले चलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके बाद में डिसेमिनेशन के ऊपर भी हमें जोर और लगाना है। शेयरिंग भी एक और मुद्दा है, यूटिलाइजेशन भी एक और अलग से मुद्दा है। हालांकि कुछ वर्षों में हमारा डेटा का यूटिलाइजेशन काफ़ी बढ़ गया है। हमने हमारी वेबसाइट DICE.in और स्कूल रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से भी हमने रॉ डेटा भी उपलब्ध करा दिया है। 8000 से भी ज़्यादा लोगों ने हमारे साथ में रजिस्टर्ड किया है, जो भारत में भी है और भारत से बाहर भी शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं। उन लोगों के साथ में हमने डेटा शेयर किया है। हमारा ये कमिटमेंट है, डेटा इज़ फॉर द यूजर्स, और फिर डेटा लेने के लिए कोई भी व्यक्ति या रिसर्चर न्यूपा में मेरे पास या आपके पास नहीं आए। हमारा कमिटमेंट है, हम ऑनलाइन ईमेल के थ्रू या ड्रॉप बॉक्स के थ्रू हम उसको डेटा उपलब्ध कराएंगे, बिकॉज वी बिलीव दैट if the data is optimally disseminated, chances are that it would be utilized, and if the data is utilized, the chances are that the fingers would be raised about the quality, coverage and consistency of our data। और कोई भी शॉर्टकट हमारे पास में नहीं है डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड and look forward to have your very active participation in UDICE activities in the years which follow. Thank you very much, UNICEF and others, for giving me this opportunity.